एक्चुअली लास्ट क्लास में कुछ इंस्ट्रूमेंट देख रहे थे जो कि मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बेस्ड थे। उसमें नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट का नाम है साइक्लोट्रॉन। क्या नाम है? साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लैब में यूज करते हैं किसी चार्ज पार्टिकल को हाई स्पीड देने के लिए। दिस इज यूज्ड टू accelerate charged particles to high speeds। किसी चार्ज पार्टिकल को हाई काइनेटिक एनर्जी या स्पीड देने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये मान लो एक डिस्क टाइप का ऐसे करके, और मान लो इसके नीचे भी एक पैरेलल में एक डिस्क है इस टाइप से। कैसे? ऐसे करके मान लो एक डिस्क है ऐसे, और ऐसे करके डिस्क है। समझ रहे हो? मतलब दो सर्कुलर वो है, क्या बोलते हैं, दो सर्कुलर मेटल का डिस्क है, दो सर्कुलर मेटल डिस्क। इसको बीच से काट दो, इसको बीच से ऐसे करके काट दो, तो होगा क्या तुम्हारा? इस तरह से बन जाएगा। You will get something like this। ऐसे बन जाएगा। समझ रहे हो? होगा क्या कि तुम्हारे पास ये एक मेटल का, इसका मतलब ये जो है, ये जो दिख रहा है, ये एक मेटल का हाफ डिस्क है। ये एक मेटल का हाफ डिस्क है, और एक दूसरा जो है मेटल का हाफ डिस्क है, और ये जो है दूसरा मेटल का हाफ डिस्क है, जो एक के ऊपर एक रखा हुआ है। दो हाफ मेटल डिस्क एक के ऊपर एक रखा हुआ, थोड़ा सा गैप है। उसी तरह से यहां भी है, उसी तरह से यहां भी है। एक हाफ मेटल डिस्क ऐसे करके रखा हुआ है इस तरह से। समझ रहे हो ना? आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग हम क्या बोलना चाह रहे हैं। एक सर्कुलर डिस्क है, एक सर्कुलर मेटलिक डिस्क है, एक दूसरा सर्कुलर मेटलिक डिस्क है, उनके बीच में गैप है, हाफ डिस्क और हाफ डिस्क है। ठीक है, अब क्या होता है, यहां पर ये थोड़ा सा निकला हुआ होगा, इस तरह से हो सकता है। यहां पर ये थोड़ा सा ऐसे करके निकला हुआ होगा, इस तरह से हो सकता है। हल्का सा ये बाहर निकला हुआ होता है ऐसे करके, यहाँ एक होल होता है। अब क्या होता है, समझो, अब क्या होता है, इन दोनों डिस्क को, इस डिस्क को यानी कि ये दो पेपर के जो, समझो इस टाइप से है, हम ये कह सकते हैं कि ये इस टाइप से है कि जैसे ये दो पेपर हैं, जैसे ये मान लो कि ये दो पेपर हैं, और ये दो पेपर जो है इतने गैप पे रखे हुए हैं, हल्के से गैप पे एक के ऊपर एक रखे हुए, बट इन दोनों पेपर का डिस्क जो है हाफ डिस्क और हाफ डिस्क है। यहाँ पे क्या होता है, इस प्लेन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, उसका नॉर्थ और साउथ पोल एक ऊपर और एक नीचे होता है। तो मान लो यहाँ पर इसके ऊपर एक मैग्नेट का साउथ पोल है, यहाँ एक मैग्नेट का साउथ पोल है, ठीक है, और इसके ठीक नीचे यहाँ पे एक मैग्नेट का क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां तक है। कैसे है? मैग्नेटिक फील्ड यहां से लेकर के और ऐसे करके है। दिस द मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग। यहाँ पूरे स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड होता है प्रेजेंट। कैसे? नीचे से ऊपर, नीचे से यूनिफॉर्म एक मैग्नेटिक फील्ड होता है प्रेजेंट यहाँ पे, ठीक है। यानी इसके डिस्क के परपेंडिकुलर, ये डिस्क का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दिया जाता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दिया जाता है क्योंकि इसको डिस्क को एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, एक फ्लैट नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में रख दिया जाता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से एग्जिस्ट करता है। अब ये इसका सेंटर है, ये थोड़ा सा गैप होता है, ये हल्का सा गैप होता है। ये जो बना है ये मेटल हाफ डिस्क होते हैं। मेटल हाफ डिस्क, चार मेटल हाफ डिस्क हैं, दो यहाँ ऊपर नीचे, दो यहाँ ऊपर नीचे। इनको जो है, ये जो हाफ दिख रहा है राइट हाफ और लेफ्ट हाफ, इसको हम बोलते हैं डीज। क्या बोलते हैं? डीज।
डी शेप में, इसलिए इसको डीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीज बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है समझो, और ये अंदर में खोखला है, अंदर में ये ऊपर और नीचे डिस्क है, अंदर में ये क्या होता है? खोखला होता है। यहां पर एक सोर्स कनेक्ट होता है बैटरी टाइप का, यहां पर एक सोर्स कनेक्ट किया जाता है बैटरी टाइप का, लेफ्ट और राइट कंडक्टर के बीच में एक सोर्स कनेक्ट किया जाता है जो कि स्क्वायर वेव होता है। स्क्वायर वेव क्या होता है बता रहे हैं, स्क्वायर वेव क्या होता है बता रहे हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नीचे से ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नीचे से ऊपर है। स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पे एक चार्ज को यहां से छोड़ा जाता है, एक चार्ज को यहां से छोड़ा जाता है। कहां से? यहां से। एक चार्ज को तुम यहां पे से रेस्ट पे छोड़ देते हो, इस पॉइंट पे, मतलब ये जो d है इसके सरफेस पे, यहां पे तुम एक चार्ज को यहां पे रेस्ट पे छोड़ देते हो। जैसे तुम इस चार्ज को यहां रेस्ट पे छोड़ते हो, ये उस समय 0 वोल्ट पे होता है और ये V वोल्ट पे होता है, ये V वोल्ट पे होता है, V नॉट पे, या इसको मान लो ये, हाँ V नॉट पे, और ये 0 वोल्ट पे होता है, ये V नॉट वोल्ट पे और ये 0 वोल्ट पे। यानी फील्ड एग्जिस्ट करता है यहां से यहां, फील्ड एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस बैटरी का पोलैरिटी यहाँ V नॉट और यहाँ 0 होता है। ये जब तुम इस चार्ज को यहाँ छोड़ते हो, इस चार्ज को ये अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये जो फील्ड होगा ये क्या करेगा? इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इस सरफेस से इस सरफेस चार्ज अट्रैक्ट होगा। जब चार्ज यहां पहुंचेगा, जब चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ यहां से यहां तक है, इसके बीच में यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम जानते हैं कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। जैसे ये यहां पहुंचेगा, यहां इसको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा B, यहां इसकी कुछ स्पीड है, यहां इसकी कुछ स्पीड है, तो ये क्या होगा? QV क्रॉस B, QV क्रॉस B। देखो QV इधर, QV इधर, B इधर, QV क्रॉस B, इधर इसके ऊपर फोर्स लेगा और ये सेमी सर्कल में घूम जाएगा, ये सेमी सर्कल में घूम जाएगा। यहां के बाद ये क्या करेगा? ये इस सर्किल पे घूम जाएगा, समझ रहे हो? क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड का QV क्रॉस B। जब ये यहां पहुंचता है, जितने देर में ये अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है, हाफ सर्किल, और जब ये यहां पहुंचता है उस समय ये अपनी पोलैरिटी उलट लेता है, उसमें ये अपनी पोलैरिटी उलट लेता है। यानी पहले ये हाई पोटेंशियल पे था स्टार्टिंग में, ये 0 पोटेंशियल पे था, ये V नॉट, ये 0। जैसे ये हाफ सर्किल लेके यहां पहुंचता है, ये हो जाता है V नॉट पोटेंशियल पे और ये जो है हो जाता है 0 पोटेंशियल पे। अब ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, फिर इसकी स्पीड यहां से यहां तक आने में बढ़ जाएगी। यहां इसकी स्पीड थी 0, यहां इसकी स्पीड थी 0, यहां स्पीड क्या हो गया बताओ? V1। अब यहां से यहां V1 कांस्टेंट रहा, फिर जब यहां पहुंचा V1 पे, फिर जैसे इसको क्रॉस करे स्पीड कितनी हो जाएगी? V2। क्यों? क्योंकि अब ये फिर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहा है, समझे? तो फिर जब ये यहां पे आएगा इसकी स्पीड होगी, फिर ये घूमेगा ऐसे। जब यहां पहुंचेगा, अभी इसकी स्पीड थी V2, अब ये स्पीड यहां से यहां कांस्टेंट रहेगा V2। जब ये यहां पहुंचेगा, फिर हाफ साइकिल कंप्लीट करके फिर ये अपना पोलैरिटी बदल लेता है उस समय। यानी उस समय इसकी ये V नॉट फिर से हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। यानी ये क्या करेगा? फील्ड को, चार्ज को यहां से यहां भेजेगा और ये हो जाएगा V3, फिर ये ऐसे घूमेगा। यानी कि जब भी ये इसको क्रॉस करेगा लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, जब भी ये क्रॉस करेगा लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, Q इंटू V नॉट, चार्ज इंटू V नॉट, इतनी इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन उसके बाद जब ये यहां घूमता है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है, क्योंकि यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सिर्फ यहां था, यहां सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। फिर ये ऐसे आता है, फिर ये ऐसे होता है, और ये करता जाता है, धीरे धीरे इसकी बढ़ती जाती है। और बढ़ते बढ़ते जब ये इक्वल टू क्या हो जाता है? रेडियस। जब ये इक्वल टू क्या हो जाता है? रेडियस। बढ़ते बढ़ते जब इक्वल टू रेडियस ऑफ D हो जाती है, ये इससे बाहर निकल जाता है और हमको यहाँ पे हाई काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल मिल जाता है। ठीक है, हम इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं दूसरे डायग्राम में। हम इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं दूसरे डायग्राम में क्या होता है। समझो साइक्लोट्रॉन में क्या होता है। हम इसको टॉप व्यू में देख रहे हैं। कौन से व्यू में देख रहे हैं? इसको हम टॉप व्यू में देख रहे हैं। समझो, वी आर सीइंग इट्स टॉप व्यू, वी आर सीइंग इट्स टॉप व्यू। टॉप व्यू में क्या होता है?
ये हाफ डिस्क और ये हाफ डिस्क होता है, गैप बहुत कम होता है, ये दोनों हाफ डिस्क और हाफ डिस्क होते हैं इस तरह से, ठीक है। यहां पर ये टॉप व्यू है, हमने यहां से एक चार्ज पार्टिकल, ये इसका सेंटर, हमने यहां से एक चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर दिया, हमने यहां पे एक चार्ज पार्टिकल Q को रिलीज कर दिया। जब इसको रिलीज किया उस समय ये V0 वोल्टेज पर था और ये 0 वोल्टेज पे था, यानी कि फील्ड यहां से यहां एग्जिस्ट कर रहा था हाई। तो सुनाई दे रहा है? यस सर। ठीक है। तो होता क्या है, तुम जानते हो कि जब भी किसी पोटेंशियल में चार्ज मूव करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, उसका काइनेटिक बढ़ जाता है। यहाँ ये रेस्ट पे था, यहाँ ये रेस्ट पे था, तुमने इस चार्ज को यहाँ छोड़ दिया, अब ये V0 पे था, ये 0 पे था। जैसे ये यहाँ पहुंचता है, इस बाउंड्री को क्रॉस करता है, इसकी स्पीड, इसकी काइनेटिक एनर्जी K1 हो जाती है Q V0। और यहां पर प्रेजेंट है क्या, यहां पर प्रेजेंट है एक मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर पूरे स्पेस में प्रेजेंट है एक मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो ऊपर की तरफ है। तो जैसे ये यहां पे पहुंचेगा तो QV क्रॉस B, जब तुम करो QV क्रॉस B, ये नीचे की तरफ फोर्स लगेगा और ये सेमी सर्कल में घूम जाएगा। अब ये यहां पहुंचेगा आधा सर्किल कंप्लीट करके। जब ये यहां पहुंचता है तो अब इसकी पोलैरिटी बदल जाती है, पहले ये हाई पोटेंशियल था, ये लो पोटेंशियल था, जब ये हाफ सर्किल कंप्लीट करता है ये बन जाता है V0, ये हो जाता है 0। यानी फिर जब ये चार्ज यहां पहुंचता है, इसकी काइनेटिक यहाँ K1 ही रहेगी। जब यहां पहुंचेगा तो फिर ये क्या देखेगा, यहां एक फील्ड प्रेजेंट है, किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में। तो फिर ये यहां से यहां जाएगा, फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है कितने अमाउंट से, तो यहां पे +2 V0 हुआ था, फिर यहां पे जब क्रॉस करेगा +2 V0 हो जाएगा। तो यहां जब पहुंचेगा इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बताओ, यहां इसका काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा 2Q V0। ये इसका काइनेटिक एनर्जी फिर बढ़ जाएगा, इसकी स्पीड बढ़ गई लेकिन इसका टाइम पीरियड नहीं बढ़ेगा। याद रखना टाइम पीरियड होता है 2πm/QB, यानी T/2 हाफ सर्किल के लिए जो टाइम चाहिए, हाफ सर्किल के लिए जो टाइम लगाएगा ये हो जाएगा T/2, यानी कि πm/QB, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। इसीलिए चाहे इसकी काइनेटिक K1 हो या K2 हो या K3 हो, इसको सर्किल कंप्लीट करने इक्वल टाइम ही लगेगा। यानी इक्वल टाइम के बाद इसको अपना पोलैरिटी को सिर्फ पलटते जाना है। ये यहां से घूमेगा और चूंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी रेडियस ज्यादा होगी, स्पीड भी ज्यादा, डिस्टेंस भी ज्यादा, वो टाइम सेम, फिर यहां पहुंचेगा, फिर अपनी पोलैरिटी बदल चुका है, ताकि हमेशा इसको काइनेटिक गेन ही कराए जब भी ये इसको पार कराए। फिर ये बढ़ेगा, फिर यहां आएगा, फिर ये बढ़ेगा, फिर यहां आएगा। इस सेमी सर्कुलर पार्ट में स्पीड कांस्टेंट होती है और जब भी ये लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाता है, काइनेटिक एनर्जी Q × V0 से एक्सीड कर जाता है। ये बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते एक समय जब ये रेडियस ऑफ D के इक्वल हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, R है रेडियस ऑफ D, उससे ज्यादा ये नहीं कर पाए, क्योंकि उसके बाद वैसे भी यहाँ गैप होता है, ये भरा हुआ नहीं होता, ये जो बाउंड्री होता है दो प्लेट के बीच में होता है, तो साइड में पूरा बाउंड्री गैप होता है, वो कहीं से भी निकल जाता है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा जब इसकी स्पीड रेडियस हो जाएगी, पहली बार। ठीक है, तो इसमें जो ये जो तुम्हारा वोल्टेज सोर्स लगा हुआ था, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर वेव जनरेटर, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर वेव सोर्स, स्क्वायर वेव सोर्स। इसका वोल्टेज कुछ इस टाइप से होता है, इसका ईएमएफ या इसका वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है। कैसा होता है, यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट, फिर यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट, फिर यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट, फिर यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट। ये जो टाइम होता है ये होता है यहां से लेके यहां, ये होता है πm/QB, πm/QB, और इसका एक साइकिल मतलब फिर से क्या, πm/QB, जितनी देर में हाफ साइकिल कंप्लीट करता है। इसको ये कहते हैं V0, ये होता है -V0, अपना पोलैरिटी, इसको बोलते हैं स्क्वायर वेव, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर वेव जनरेटर।
स्क्वायर वेव सोर्स, ये एक किस्म का अल्टरनेटिंग सोर्स होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। ये जो स्क्वायर वेव सोर्स है ये एक हाई फ्रीक्वेंसी सोर्स होता है, ये एक हाई फ्रीक्वेंसी सोर्स होता है जो अपने वोल्टेज को अल्टरनेटली प्लस और माइनस, प्लस वी नॉट और माइनस वी नॉट में बदलता रहता है। कितने टाइम बाद? पाई एम बाई क्यू बी, टाइम फॉर हाफ सर्किल, टाइम फॉर हाफ सर्किल। और उस केस में ये क्या करता है? ये करता है कि एवरी टाइम द चार्ज पार्टिकल crosses the gap of the D, gap between the D's, this gap between the D's, its kinetic energy increases by QV naught, ठीक है। यहां तक में कोई डाउट? मास का लॉस, बोल रहे हो? यस सर। बता रहा हूँ। यहां तक में कोई डाउट है किसी को? पहले सो बताओ। सर हाँ सर हाँ बोलो। सर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्यों इंक्रीज होगी, मतलब कैसे होगी? अरे ये मान लो मेरे पास ये चार्ज Q है और यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और यहां मैंने इस चार्ज को रेस्ट पे छोड़ दिया। जब ये चार्ज L डिस्टेंस चलेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं? यस सर। कितनी हो जाएगी बताओ? अकॉर्डिंग टू काइनेमेटिक्स की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन होगा QE इंटू एल। फोर्स कितना है? QE, फोर्स कितना है? QE, डिस्टेंस कितना है? L, तो वर्क डन कितना होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, QE इंटू एल। E इंटू एल को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, E इंटू एल को बोलते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, बोलते हैं ना? यस सर। Q इंटू V, ओके सर। ठीक है ना? तो Yes, सब, sir. तो यहां तक अब समझो इसमें और क्या क्या होता है। पहली बात, अगर तुमसे हम रेडियस ऑफ डी दे दें और पूछें कि इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अगर तुमको रेडियस ऑफ द डी दे दे और पूछें इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी तो क्या करोगे? तो एक दो चीजें अब हम इसमें एक्सप्लेन कर देते हैं। पहली बात, इफ रेडियस ऑफ डीज is r, then पार्टिकल एग्जिट्स, पार्टिकल जब बाहर निकलेगा तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बताओ? इतना, उसका रेडियस हो जाएगा mv बाई QB होता है, समझ रहे हो ना? तो रेडियस तुम्हारा इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद स्पेस ही नहीं है, उसके बाद वो स्पेस ही नहीं, वो निकल जाएगा, ठीक है। तो वहां से गैप से बाहर निकल जाएगा। तो जो इसका रेडियस ऑफ डी है, जितना बड़ा डी लेंगे उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलता है। क्यों मिलता है? यहां से V मैक्स निकल गया, तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू जो तुमको मिल सकती है वो क्या मिलेगी? वो मिलेगी हाफ m, या उसको लिख सकते हो V मैक्स होल स्क्वायर बाय 2 में, V मैक्स हाफ m V मैक्स स्क्वायर, हाफ m V मैक्स स्क्वायर, एंड दैट वुड बिकम इक्वल टू R स्क्वायर Q स्क्वायर B स्क्वायर बाई 2m, शायद ये होगा ना, R स्क्वायर B, हाँ ये होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी। यानी रेडियस को डबल कर दो तो दो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर हमसे पूछा जाए, ये जो सोर्स था, ये जो हमारा AC जनरेटर था, स्क्वायर वेव पल्स जो था, और हमसे ये पूछा जाए कि इस स्क्वायर वेव पल्स का वो कितना होगा, क्या बोलते हैं, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो याद रखना इसका टाइम पीरियड टोटल वही होना चाहिए जो साइकिल का है। यानी हम कह सकते हैं तो इसको हर इतने टाइम के बाद, कितना टाइम है ये, डेल्टा टी टाइम में अपने पोलैरिटी को बदलना है।
इसको हर डेल्टा टी टाइम के बाद अपनी पोलैरिटी को बदलना है. सो इट शुड चेंज its polarity after every delta t time, where delta t is equal to what? Pi m by QV. ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुमसे हम ये पूछें कि किसी टाइम t के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, सो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर टाइम t is approximately equal to this time t divided by pi m by QV. ये क्या बताओ, व्हाट इज दिस? हर इतने टाइम के बाद ये अपना पोलैरिटी बदल रहा था. हर इतने टाइम के बाद ये लेफ्ट और मतलब इस गैप को क्रॉस कर रहा था. हर इतने टाइम के बाद ये गैप को क्रॉस कर रहा था. तो दिस टाइम टोटल डिवाइडेड बाय दिस इज द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स इट हैज क्रॉस द गैप. टोटल नंबर ऑफ टाइम इट हैज क्रॉस द गैप इज दिस. ये क्या बता रहा है, कितनी बार ये गैप क्रॉस कर चुका है, और हर बार इसकी काइनेटिक एनर्जी कितने से बढ़ जा रही थी, QV0 से. इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, QV0 टाइम्स ऑफ, समझो अगर ये सपोज हर 0.5 सेकंड में अपनी या 0.2 सेकंड में अपनी पोलैरिटी बदल रहा है. मान लो हर 0.1 सेकंड में ये अपनी पोलैरिटी बदल रहा है. इसका मतलब एक सेकंड में ये कितनी बार पोलैरिटी बदल चुका है, 10 बार बदल चुका है. अगर ये टाइम 0.1 है, इसका मतलब एक सेकंड में इस टाइप का ट्रांजिशन कितनी बार हो चुका है, 10 बार. और हर ट्रांजिशन पे इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है QV0 से. तो टोटल कितनी बढ़ जाएगी, दिस इनटू QV0. ये हो गया टोटल टाइम बाय द टाइम फॉर सक्सेसिव चेंज इन दिस. या ये कह लो ये है हाफ साइकिल का टाइम. ये है कि एक सेमी सर्किल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है. ये है t. तो ये तुमको क्या बता देगा, कितना सेमी सर्किल भैया कंप्लीट कर चुका है. और हर सेमी सर्किल कंप्लीट करने में QV0 से बढ़ता है. ये इसकी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी. ठीक है. तो अगर तुमसे हम ये पूछें इस तरह से कर सकते हो. दूसरा, अब समझो इसका यूज करके तुम प्रोटॉन को एक्सेलरेट कर सकते हो, तुम अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हो, तुम इस मेथड का यूज करके तुम आयंस को एक्सेलरेट कर सकते हो. बट इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, यहाँ स्पीड जो है बहुत ज्यादा होता है. तो इलेक्ट्रॉन के साथ एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है. सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं, कोई भी बहुत स्मॉल मास के पार्टिकल में प्रॉब्लम आती है. प्रॉब्लम क्या होती है, इसकी लिमिटेशन, इट इज नॉट यूजफुल, it cannot be used to accelerate, electrons, because इसमें स्पीड बहुत ज्यादा होता है. फाइनल स्पीड जो मिलता है वो स्पीड ऑफ लाइट से का हाफ या स्पीड ऑफ लाइट का 10% इस टाइप से होता है. मतलब 10⁶ मीटर पर सेकंड के ऊपर ही मिलता है स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड मिलता है. इतने हाई स्पीड पे अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी थ्योरी मास चेंज होने लगता है. अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी. वेलोसिटी जब बढ़ता है तो मास चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं रेस्ट मास. तो जब स्पीड बहुत ज्यादा होगा, समझो जब व्हेन स्पीड टेंड्स टू स्पीड ऑफ लाइट, जब स्पीड v हो जाएगा स्पीड ऑफ c, तो मास हो जाता है इनफाइनाइट. तो जब मास बढ़ता है तो प्रॉब्लम कहाँ आता है, प्रॉब्लम आता है ये कि जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन वो चेंज होता है 2 पाई m by QV. जब स्पीड बढ़ता है, जैसे जैसे मास बढ़ता है, स्पीड बढ़ता है तो मास बढ़ता है, और जब मास बढ़ता है तो टाइम पीरियड घट जाता है, यानी वो जल्दी साइकिल कंप्लीट कर लेता है. टाइम पीरियड घट जाता है, वो जल्दी साइकिल. अब क्या होगा, जब वो जल्दी साइकिल कंप्लीट कर लेगा तो होगा क्या कि इसकी पोलैरिटी बदलने से पहले वो वहां पहुंच जाएगा. इसकी पोलैरिटी तो एक फिक्स टाइम में चेंज हो रही है,
बट ये हर नेक्स्ट साइकिल जल्दी कर रहा है। इसके साथ क्या हो रहा है, ये हर नेक्स्ट साइकिल पिछले साइकिल से जल्दी कर रहा है। तो हमको यहां मॉडिफिकेशन जो है करना पड़ेगा। ये टाइम जितना है उससे छोटा ये टाइम हो, उससे भी छोटा ये टाइम हो, उससे भी छोटा ये टाइम हो, क्योंकि अब ये जल्दी जल्दी से, मान लो पहला साइकिल 0.1 सेकंड में किया, दूसरा 0.8 सेकंड में कर गया, बट जब वो 0.8 सेकंड करके पहुंचा तब इसकी पोलैरिटी नहीं बदली थी, तो अब दिक्कत स्टार्ट होगी। तो इसीलिए हम नहीं करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन में नहीं करते, या किसी मास में से मास बहुत छोटा होता है, क्योंकि यहाँ रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के कारण टाइम मैच, टाइम का जो सिंक्रोनाइजेशन वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो टाइम सिंक्रोनाइजेशन जो सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड है, हाफ सर्किल का, और जो टाइम पीरियड इसका है, किसका टाइम पीरियड जो पोलैरिटी बदलने का है सोर्स का, वो दोनों मैच जो कराए थे वो डिस्टर्ब हो जाता है। टाइम सिंक्रोनाइजेशन डिस्टर्ब्स, इसीलिए इसका यूज करके हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट नहीं करते। सर इक्वेशन के हिसाब से तो मास बढ़ रहा है तो टाइम पीरियड भी बढ़ना चाहिए ना, डायरेक्ट। एक मिनट, हाँ तो वही मतलब टाइम पीरियड बढ़ रहा है क्या, जो भी है सिंक्रोनाइजेशन का कौन बढ़ रहा है, देखो स्पीड बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो हाँ बढ़ेगा, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा, मिसमैच हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा, कोई डाउट यहाँ पे? चलो इसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन, ये तुम बुक्स में भी देख सकते हो, मेटलिक डिस्क होते हैं और कैसे होते हैं। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है या एक्सपेरिमेंट है या फेनोमेना है, उसको बोलते हैं हॉल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? हॉल इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है हॉल इफेक्ट। दूसरा एक मेथड उसको बोलते हैं हॉल इफेक्ट। उसमें क्या होता है, देखो हॉल इफेक्ट में क्या होता है, हॉल इफेक्ट, इसका नाम हॉल इफेक्ट इसलिए क्यों है कि एडविन हॉल ने इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय एडविन हॉल, ठीक है। इसका क्या कहना है, इसका ये कहना है कि मान लो मेरे पास एक इस तरह से एक कंडक्टर है, क्या है, ये कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें मान लो करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, इधर से करंट एंटर कर रहा है और इधर से करंट निकल रहा है, ठीक है ना। ये कंडक्टर है, उसमें करंट यहां से एंटर कर रहा है इस फेज से, और उस फेज से करंट निकल रहा है। ये करंट है जो यहां से एंटर करके यहां से निकल रहा है, ठीक है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ, इस पूरे स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रेजेंट है ऊपर की तरफ, ऐसे करके। दिस द मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इज प्रेजेंट, ठीक है। तो यहां पे इस तरह से हो रहा है। तो इसमें क्या देखा जाता है कि ये जो चार्ज फ्लो कर रहा था, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, और करंट के परपेंडिकुलर जब तुम मैग्नेटिक फील्ड ऑन करते हो तो तुम क्या देखते हो कि चार्जेस का एक्यूमुलेशन जो है हो जाता है यहां पे, इस फेज पे और इस फेज पे चार्जेस का एक्यूमुलेशन हो जाता है। इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड या एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो यहां पे एक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, यहां पे एक फील्ड क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा, या यूं कहो कि इन दोनों के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ये इसको बोलते हैं हॉल फील्ड, इसको बोलते हैं हॉल पोटेंशियल। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, समझो, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। व्हेन ए मैग्नेटिक फील्ड is applied perpendicular to
a current. It is found at an electric field is created perpendicular to both current direction and magnetic field that direction. This field is called Hall field. This field is called Hall field. And potential due to this is called Hall potential. समझो, अगर x एक्सिस में करंट है और y एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड दोगे तो z एक्सिस में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, एक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। उस फील्ड को बोलते हैं हॉल फील्ड और उस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं हॉल पोटेंशियल। अब कैसे होता है वो देखेंगे, ठीक है, अब कैसे होता है वो देखेंगे। ओके, और ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है और बहुत अच्छा इससे चीज सब होता है। दिस इज वेरी गुड, ए वेरी ग्रेट अचीवमेंट। मतलब वो उसमें तो बहुत सारी चीज़ किया जा सकता है। मेरा तो क्लास अभी लिमिटेड टाइम का चलता है तो बहुत ज़्यादा कुछ बता नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं हमको सिलेबस का भी ध्यान रखना है, तो बहुत अच्छी चीज़ें इसमें से निकलती है। ठीक है, इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन इसका क्या है, वो है कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है कि नेगेटिव चार्ज, ये निकाल सकते हो। पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है कि नेगेटिव चार्ज, ये निकाल सकते हो। यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर है या एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये निकाल सकते हो। हम क्या करते हैं हमेशा फिजिक्स में, हमेशा क्या करते हैं, अगर करंट इधर फ्लो कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां फ्लो कर रहा है इधर, हम क्या करते हैं हमेशा, इलेक्ट्रॉन अगर इधर फ्लो कर रहा है हम इसको पॉजिट्रॉन बना के, प्लस चार्ज बना के उलट देते हैं। हम पूरे फिजिक्स में एक शॉर्टकट हम लोगों ने सीख लिया है कि जब भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा हो, नेगेटिव को पॉजिटिव बना दो, वेलोसिटी को रिवर्स दो। बट इस केस में हॉल इफेक्ट में इसका आंसर गलत आता है। हॉल इफेक्ट में तुम पोलैरिटी बदल के उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अगर फ्लो कर रहा है, अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है इधर या पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है इधर, दोनों में आंसर अलग अलग आएगा। यानी इसका पहला एप्लीकेशन है, हम सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप और एन टाइप में क्या फर्क होता है, अभी तो सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ाए हैं, कि अगर नेगेटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, अगर नेगेटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, करंट के फ्लो का कारण नेगेटिव चार्जेस का फ्लो है, उसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जो भी हमारा कंडक्टर होता है वो सब एन टाइप होता है, कि उसमें इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है। डायोड में, ट्रांजिस्टर में, या यूं कहें कि हम सेमीकंडक्टर में दो टाइप का होता है, एक में होल्स फ्लो करते हैं, एक में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन जहां फ्लो करते हैं उसको बोलते हैं एन टाइप, और जहां होल्स फ्लो करते हैं पॉजिटिव चार्ज वैकेंसी, उसको बोलते हैं पी टाइप। हमारा पहला एप्लीकेशन है, हम इससे ये पता कर सकते हैं कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर या मेजॉरिटी चार्जेस दैट आर फ्री, या यूं कहे कि जिसके मोशन के कारण, जिसके चलने के कारण करंट फ्लो कर रहा है, वो पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, हम ये पता कर सकते हैं हॉल इफेक्ट से। कैसे देखो, ठीक है। सो एप्लीकेशंस ऑफ हॉल इफेक्ट, हॉल इफेक्ट का क्या क्या यूज है, एप्लीकेशंस ऑफ हॉल इफेक्ट। पहला,
पहला फाइंडिंग वेदर the charge carriers, the free charges are positive or negative, या यूं कहें we can find if it is p type or n type सेमीकंडक्टर। कैसे निकालते हैं वो देखो, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि मान लेते हैं ये इस तरह से है, ये इस तरह से और ये इस तरह से, हम इसका नाम देते हैं ये कंडक्टर इस तरह से, ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर में करंट जो है इधर से फ्लो कर रहा है, करंट आ रहा है इधर से और जा रहा है करंट इधर से, करंट जा रहा है इधर से, ये करंट आ रहा था और ये करंट जा रहा है, यानी कि ये जो एक्स एक्सिस है ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो करंट है, ये एक्स एक्सिस जो है ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, करंट इधर से आ रहा था इधर से जा रहा था, ठीक है। हम कह रहे हैं मान लेते हैं हमने मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑन कर दिया है, हमने मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑन कर दिया, किस डायरेक्शन में, हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दिया है इन द डायरेक्शन ऑफ जेड, ये मान लो जेड डायरेक्शन है और ये मान लेते हैं वाई डायरेक्शन में, ठीक। तो करंट एक्स में था, मैग्नेटिक फील्ड जेड में है और हमको देखना है कि क्या होगा, ठीक है, हमको देखना है क्या होगा। और ये जो है कह सकते हो ये हमारा कंडक्टर था, ये एक हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, दिस इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हम दो केस ले रहे हैं, पहला केस ले रहे हैं कि पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे थे तो क्या होगा। पहला केस if positive charges were flowing, अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे थे तो क्या होगा। तो इसका मतलब है जब करंट इधर से इधर जा रहा है और पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे थे, यानी ये प्लस क्यू चार्ज जो है, इसमें कोई चार्ज ले लो, जब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव एक्स में जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसकी स्पीड क्या रही होगी वीडी, इसकी स्पीड क्या रही होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और यहां मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, बताओ, ये अगर एक्स एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ है, तो ये बताओ उसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा। अगर यहां पर इसके भीतर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू मूव कर रहा है वेलोसिटी वीडी से और मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ है, क्यू वीडी क्रॉस बी किधर लेगा, क्यू वीडी क्रॉस बी नीचे की तरफ लेगा। देखो क्यू वीडी क्रॉस बी, बी तो जो है तुम्हारी तरफ है, क्यू वीडी क्रॉस बी तुम्हारी तरफ लगेगा। देखो क्यू वीडी क्रॉस बी तुम्हारी तरफ लगेगा, यहां लगेगा, नीचे लगेगा, फोर्स लगेगा क्यू वीडी बी नीचे। इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज यहां जमा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहां जमा हो जाएगा। इसका मतलब है तुम्हारा जो ये फेस देखोगे, कौन सा फेस, ये वाला फेस, और तुम इस फेस को देखो, इस फेस को, तो तुम क्या पाओगे, पॉजिटिव चार्ज है यहां पहुंच जाएंगे और नेगेटिव डिफिशियंसी यहां रहेगा, सही है। पॉजिटिव चार्जेस यहां आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएंगे, यानी कि ये और ये हो जाएगा।
तो जब तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज नीचे जाएगा, जब इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स नीचे लगेगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आके जमा हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे जमा होगा, जब ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे होगा जमा, तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन होगा, इसको बोलेंगे EH, हॉल फील्ड होगा। पॉजिटिव चार्ज नीचे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज नीचे जाएगा तो क्या होगा, जब पॉजिटिव चार्ज यहां पे आके जमा हो जाएगा, नीचे वाले बेस के ऊपर, नीचे वाले बेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा, ऊपर में डिफिशिएंसी हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब हो गया कि यहां पर हाई पोटेंशियल पे ये होगा और लो पोटेंशियल पे ये होगा। ठीक है, अच्छा मान लो ये नेगेटिव चार्ज होता, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, देखते हैं। अगर ये नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा होता तो क्या होता, तो क्या होता देखो। तो उस केस में तुम्हारा ये -q चार्ज मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में VD से, क्योंकि अगर करंट राइट जा रहा है, करंट अगर राइट जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज अगर फ्लो कर रहा है, इसका नेगेटिव चार्ज लेफ्ट जा रहा है, ये VD जा रहा है, यानी कि नेगेटिव चार्ज भी नेगेटिव, चार्ज भी उल्टा और वेलोसिटी भी उल्टा। यहां वेलोसिटी क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यहां वेलोसिटी क्या होगा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट, चार्ज भी उल्टा। अब यहां अगर मैग्नेटिक फील्ड B है, ये मैग्नेटिक फील्ड अगर B है तो फोर्स किधर लगेगा इसके ऊपर, बताओ फोर्स किधर लगेगा, नीचे, अभी भी फोर्स नीचे लगेगा, अभी भी फोर्स नीचे ही लगेगा। सही है जी, क्यों नीचे लगेगा देखो, सर ऊपर लगेगा ना, देख लेते हैं। देखो अगर ये माइनस चार्ज नहीं प्लस होता, V क्रॉस B की डायरेक्शन, पहले बताओ V क्रॉस B की डायरेक्शन क्या है, V क्रॉस B की डायरेक्शन है V क्रॉस B, देखो V इधर B इधर, V इधर B, तुम्हारे V क्रॉस B ऊपर है, लेकिन यहां माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो नीचे हो जाएगा। वैसे भी तुम यहां पे लिए थे Q इंटू V क्रॉस B, यहां लिए थे Q इंटू V क्रॉस B, यहां ले रहे हो माइनस Q इंटू माइनस V क्रॉस B, तो माइनस माइनस कट गया, फिर से वही आएगा, फोर्स नीचे ही आएगा। यानी कि अगर ये केस है, अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो वो भी, जो भी चार्ज फ्लो कर रहा है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो भी चार्ज फ्लो कर रहा है वो नीचे ही जाएगा। इसका मतलब इस केस में माइनस यहां पे होगा, प्लस यहां पे होगा। तो तुम सिर्फ ये देख करके कि नीचे में कौन सा चार्ज है तुम बता सकते हो, और तुम नीचे के चार्ज को आइडेंटिफाई कर लो, प्लस है या माइनस है, तुम बता सकते हो ये P टाइप है या N टाइप है। अगर P टाइप है तो बेस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर N टाइप है तो बेस पे नेगेटिव चार्ज होगा, पहली बात। अब ये कैसे पता करते हैं, बता रहे हैं। अब पॉजिटिव नेगेटिव हम देखते तो नहीं, हम पोटेंशियल नाप सकते हैं। देखो यहां पे ये नीचे है, ये हाई पोटेंशियल पे होगा, ये लो पोटेंशियल, क्योंकि फील्ड यहां से यहां पे होगा और यहां फील्ड यहां से यहां पे होगा, समझ रहे हो। अब देखो जब तुम्हारा ये चार्ज एक्यूमुलेशन होगा, जब तुम्हारा ये चार्ज एक्यूमुलेशन होगा, हम फिर से इसको यहाँ पे एक शॉर्ट में बना देते हैं, ये एक इस तरह से है, हम इसका साइड फेस दिखा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ है, ठीक है। करंट जो है वो लेफ्ट टू राइट है, आई। बाकी इसका ये मतलब इस तरह से है, जैसे कोई बुक होता है या कॉपी होता है, इस टाइप से, ये इस टाइप से है, करंट इसमें फ्लो कर रहा है। हम ये साइड का खाली दिखा रहे हैं तुमको, करंट इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, ये साइड दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ है इधर, ठीक है। यानी इसका इनसाइड लेंथ कुछ होगा, वो सब देखेंगे कब काम पड़ेगा। तो हमने क्या कहा था, अगर प्लस Q चार्ज है ऐसे जा रहा था, अगर प्लस Q चार्ज है तो राइट जा रहा था, QV क्रॉस B नीचे, QV क्रॉस B, QV क्रॉस B नीचे, ठीक। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो माइनस Q है और लेफ्ट जा रहा है,
सो अब क्यू वी क्रॉस बी ऊपर, लेकिन माइनस है तो फिर नीचे, तो प्लस हो या माइनस हो यहां पर रहेगा। तो जब तुम्हारा ये चार्ज, मान लो एक प्लस ही मान लो या माइनस ही मान लो, तो जब तुम्हारा यहां पर ये चार्ज जमा होगा, मान लेते हैं प्लस क्यू था, वीडी से जा रहा था, मान लेते हैं प्लस क्यू था, ऐसे जा रहा था, प्लस क्यू था, वीडी से जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा बाहर की तरफ था, क्यू वी क्रॉस बी नीचे, तो ये प्लस में, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा था, कितना, क्यू वी डी बी, ये था ना, क्यू वी डी बी, क्यू वी डी इंटू बी, क्यू वी डी क्रॉस बी, ये नीचे लग रहा था, ये नीचे जाएगा। जैसे जैसे ये नीचे जाता जाएगा, ज्यादा ज्यादा चार्ज यहां पे जमा होता जाएगा, वैसे वैसे इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप, इसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप करते जाएगा। जैसे जैसे ये जाएगा, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी डेवलप करेगा। एक टाइम के बाद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। उसके बाद फर्दर चार्ज मूवमेंट बंद हो जाएगा। एक टाइम के बाद जब कुछ चार्जेज अपना मोशन करके यहां जमा हो जाएंगे, इसमें फील्ड डेवलप करेगा इस तरह से, एट इक्विलिब्रियम, क्या बोलेंगे, एट इक्विलिब्रियम। एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो वीडी से चल रहा था, एक फोर्स इधर ले गया, कितना ले गया, क्यू वीडी बी, वीडी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्यू वीडी बी, और एक फोर्स ले गया ऊपर, क्योंकि यहां एक फील्ड डेवलप कर चुका है, तो अब ये फील्ड भी एक फोर्स लगाएगा। अब यहां एक फील्ड डेवलप कर गया, ये फील्ड भी एक फोर्स लगाएगा, क्यू ई। शुरू में ये नहीं था, धीरे धीरे बिल्डअप हुआ, ये तो स्टार्टिंग से लास्ट तक था। जब ये दोनों बैलेंस हो जाएगा, तो फर्दर चार्ज मूव, यहां पर अगर नेट फोर्स हो जाएगा जीरो, अगर ये नेट फोर्स हो जाए जीरो, यानी ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर दे, कैंसिल कर दे, तो उस केस में तुम्हारा फील्ड कितना डेवलप करेगा, बताओ, फील्ड डेवलप करेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू बी। इसको बोलते हैं हॉल फील्ड। इसको क्या बोलते हैं, हॉल फील्ड। इसको क्या बोलते हैं, हॉल फील्ड, वीडी इंटू बी। इसका डायरेक्शन देखो फील्ड का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, एक्स मान लो, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, जेड मान लो, तो फील्ड किस में है, वाई डायरेक्शन में। देखो करंट जो हमारा जनरल एक्स वाई जेड होता है, इस प्लेन में अगर एक्स वाई लाइन मान लें, ये एक्स, ये जेड, तो ये ई है वाई में। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्स इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर बोथ टू करंट डायरेक्शन एज वेल एज टू मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ये डेवलप कर जाएगा। इसके बाद जब ये इक्विलिब्रियम चला जो है आएगा, देन फर्दर चार्ज एक्यूमुलेशन स्टॉप्स, फर्दर चार्ज एक्यूमुलेशन स्टॉप्स। यहां दो फील्ड है, समझो, एक फील्ड है जो बैटरी था, जिस बैटरी ने इस करंट को चलाया उसने एक फील्ड दिया था, वो करंट के डायरेक्शन में होता है। ये करंट क्यों फ्लो कर रहा है, जरूर यहां कोई बैटरी रहा होगा, जिस बैटरी ने एक फील्ड दिया होगा। वो फील्ड अलग है, समझो, वो फील्ड है एक्सटर्नल फील्ड, जिसके कारण करंट फ्लो कर रहा था, दैट द फील्ड प्रोवाइडेड बाय द सेल, ईएमएफ, बैटरी। ये है जब करंट कैरिंग कंडक्टर किसी ऐसे चीज में मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया जाता है, तब एक नया फील्ड डेवलप होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द चार्ज एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्ज ऑन द टू सरफेस को बोलते हैं हॉल फील्ड। क्या है, वीडी इंटू बी, क्या है, वीडी इंटू बी, इसको बोलते हैं हॉल फील्ड। तो हॉल फील्ड डेवलप कर गया यहां से यहां तक। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव नीचे गया है, इसका मतलब नीचे से ऊपर फील्ड है। नेगेटिव होता ये माइनस क्यू, तो माइनस नहीं जाता, तो ऊपर से नीचे होता, यही फर्क है। हॉल फील्ड अगर निकल गया तो क्या हम इन दोनों सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं? अगर हॉल फील्ड निकल गया तो क्या हम इस पॉइंट P और इस पॉइंट Q, अपर और लोअर सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं? अगर इसकी हाइट हमको पता है तो, और हमको इसकी हाइट पता है h, करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, इधर से आ रहा था करंट और इधर से जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ ऑन कर दिया गया,
नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पे जमा हो गया, पॉजिटिव इस पे जमा हो गया। क्या हम इन दोनों सरफेस के बीच का, टॉप और बॉटम के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। फील्ड पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पता है, हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू सरफेसेस, इन दोनों सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VH कितना हो जाएगा बताओ? EH इंटू, इसको H दे दो या ठीक है, EH इंटू H, नहीं H फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, H भी कोई हॉल से रिलेटेड है, वैसा कुछ नहीं है। इसको एक नाम दे दो, इसको इसका एक हाइट दे दो W क्या दे दो? हाइट। कौन सा हाइट? परपेंडिकुलर बोथ टू करंट एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। इसको दे दो W, E इंटू W, यानी कि VD इंटू B इंटू W। इसको बोलते हैं क्या? हॉल वोल्टेज। इसको क्या बोलते हैं? हॉल पोटेंशियल या हॉल वोल्टेज। क्या चीज? VD इंटू B इंटू W, VD इंटू B इंटू W। W इज द विड्थ, हाइट। कोई डाउट? कोई डाउट? तो पहले तुम P टाइप N टाइप पहचान सकते हो। दूसरा, अब इसमें हम एक एक करके सब कुछ बता देते हैं, हम इसमें एक एक करके सब कुछ बता देते हैं। देख लो, इस केस में हॉल इफेक्ट वो किया जहां तुम पॉजिटिव को नेगेटिव बना के या नेगेटिव को पॉजिटिव बना के रिवर्स नहीं कर सकते हो, आंसर उलट जाएगा। अगर पॉजिटिव फ्लो कर रहा होता तब और नेगेटिव फ्लो कर तब पोटेंशियल का डिफरेंस अलग अलग आता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इसको हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो, तुमने पहले हॉल वोल्टेज, हॉल फील्ड निकाल लिया। ये कितना था? ये कितना था हॉल फील्ड? ये था VD इंटू B, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू B। दूसरा, तुमने हॉल वोल्टेज निकाल लिया, हॉल पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच का। ये क्या हो जाएगा? VD इंटू B इंटू W। अब सोचो तुमको N टाइप, तुमको पता करना ये N टाइप है या P टाइप है, तो क्या करोगे तुम? एक आइडियल वोल्ट मीटर ले लो और यहां कनेक्ट कर दो। तुम एक आइडियल वोल्ट मीटर ले लो या तुम एक वो ले लो, गैल्वेनोमीटर ले लो, इसको कनेक्ट कर दो। अगर करंट यहां से यहां फ्लो कर गया, या ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल पे शो कर दिया, P टाइप है। अगर करंट यहां से यहां फ्लो कर गया, इसका मतलब N टाइप है। देखो, अगर यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव है, तो जब यहाँ एक बैटरी कनेक्ट करोगे, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल करंट फ्लो करेगा। अगर इस तरफ फ्लो किया तो P टाइप है, और अगर उल्टा हुआ, माइनस यहाँ आया था, N टाइप था, प्लस यहाँ था, तो यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, पता चल जाएगा N टाइप है या सेमी P टाइप है। दूसरा, तुम जानते हो I इज इक्वल टू होता है NEAVD। क्या होता है? I इज इक्वल टू होता है NEAVD इन जनरल Q। N क्या होता है? N क्या होता है? बताओ, N क्या होता है जी? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं N। तो समझो इस बात को। और ये तुम्हारा कंडक्टर था, और इस कंडक्टर में इधर करंट I फ्लो कर रहा था, इधर से करंट I आ रहा था, यहां से निकल रहा था। ये हमने हाइट माना है W, हम इसको बोल रहे हैं L, या इसको बोल रहे हैं L, करंट के डायरेक्शन में L, और हम इसको बोल रहे हैं, सपोज ये हाइट है, ये हाइट है W, ये लेंथ है L, और ये विड्थ है B। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ I इज इक्वल टू NEAVD? NEAVD। व्हाट इज A? A कितना लिखोगे यहां? A कौन सा लोगे? ये लोगे। एरिया क्या लेते हैं? एरिया क्या लेते हैं? परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो लेंगे ना, सही है। एरिया जब लेते हैं तो क्या लेते हैं? परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो, BW VD। तो देखो, तुम यहां से क्या कर सकते हो, तुमको यहां पर
अब VD निकालना है। अगर तुम VD निकाल लो तो तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी तुम कैसे निकालोगे? हाउ टू गेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकालोगे? VH, VD, BW, क्या तुम ये कैलकुलेट कर सकते हो? क्या तुम ये मेजर कर सकते हो? क्या तुम इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हो? क्या तुम अपर और लोअर सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हो? कर सकते हो यूजिंग ए वोल्टमीटर, कर सकते हो ना? यू कैन मेजर दिस, तुम इसको मेजर कर सकते हो यूजिंग वोल्टमीटर। तुम आराम से यूजिंग ए वोल्टमीटर या पोटेंशियोमीटर, ये मेजरेबल है, ये मेजरेबल है, समझो। मैग्नेटिक फील्ड जो तुमने अप्लाई किया है वो तुम जानते हो, वो तुमको नोन है। तुमने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया वो तुमको पहले से पता है तुमने क्या अप्लाई किया है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में तुमने अप्लाई किया है। W ये विड्थ है, हाइट है, ये तुम मेजर कर सकते हो, कैन बी मेजर्ड यूजिंग ए स्केल, है ना? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल जाएगा ना। यू कैन गेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यू कैन गेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहला बात, तुम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हो, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अलावा सब कुछ तुमको पता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अलावा तुमको सब कुछ पता है। तुम बोलोगे सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी तुम और भी तरीके से निकाल सकते हैं। I इक्वल टू NEAVD, I निकाल लेंगे सर, मेजर कर लेंगे, एरिया पता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन भी पता है, बट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम नहीं पता है। नंबर अभी हमको यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम नहीं जानना है, उसके बिना निकल रहा है। देखो सेकंड, अब तुम जानना चाहते हो चार्ज डेंसिटी। क्या जानना चाहते हो? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी तुम n जानना चाहते हो कितना है, तुम n निकालना चाहते हो। अब तुम क्या करोगे? अब तुम्हारा VD निकल चुका है, वी कैन गेट VD। अब बताओ, अब तुम लिखो I इज इक्वल टू N, यहां पर Q भी होगा, NEA, VD की जगह तुम्हारे VD निकल चुका है, या तुम VD इसके टर्म में डाल सकते हो, या तुम चाहो तो VD इसके टर्म में डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो? VD को यहां से क्या डाल सकते हो? VH बाय B ओमेगा। ये और ये तो कट गया। तो देखो ये तुम मेजर कर सकते हो यूजिंग एमीटर, इसको तुम एमीटर का यूज करके मेजर कर सकते हो। चार्ज पता होता है, जनरली प्लस ई या माइनस ई होता है। जनरली या तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है या होल मूव करता है। अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, पी टाइप है तो प्लस ई मूव करता है। बताऊंगा सेमीकंडक्टर। बी तुमको पता है, मेजर कर सकते हो। बी तुमको पता है, नोन है। वीएच तुम मेजर कर सकते हो, तो तुम्हारा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी निकल जाएगा। तीसरा तुम जानना चाहते हो तो पहला तुम एन टाइप पी टाइप निकाल लिए, दूसरा तुम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हो, तीसरा तुम ये निकाल सकते हो। चौथा, तुम चाहो तो इससे एक मीटर क्रिएट कर सकते हो। क्या क्रिएट कर सकते हो तुम चाहो तो इससे तुम एक ऐसा मीटर क्रिएट कर। अब तक तुमने क्या पढ़ा है? वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, एम मीटर, गैल्वेनोमीटर, करंट और वोल्टेज नापा है। अब तुम मैग्नेटिक फील्ड नापना चाहते हो। अब तुम एक ऐसा स्केल बनाना चाहते हो, एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हो जिसका यूज करके तुम मैग्नेटिक फील्ड नाप सकते हो। कैसे बनेगा वो इंस्ट्रूमेंट? कैसे बनेगा? एक वोल्ट मीटर या एक गैल्वेनोमीटर को हम टेस्ला मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाउ टू क्रिएट ए टेस्ला मीटर। देखो वी आर क्रिएटिंग ए टेस्ला मीटर। हम एक टेस्ला मीटर क्रिएट कर रहे हैं। तीसरा, क्रिएटिंग ए टेस्ला मीटर। टेस्ला मीटर क्रिएट करने के लिए तुमको क्या करना है?
टेस्ला मीटर क्रिएट करने तो क्या करना है, तुमको VH को लिखना है। VH कितना है बताओ? VH है VD W हाइट इंटू बी, ये है ना VH है। देखो VD इंटू बी क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। VD इंटू बी क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू W। तो यहां तुम लिख दो VD, VD की जगह क्या लिख दोगे? VD की जगह क्या लिख दोगे? लिख दोगे I बाय N Q, I बाय N Q एरिया इंटू B इंटू W। एरिया तुम जानते हो क्या होगा? एरिया हो जाएगा B इंटू W। एरिया कितना हो जाएगा? B इंटू W। देखो ये जो है एरिया हो जाएगा B इंटू W। तो देखो ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या? VH हो जाएगा इक्वल टू I बाय NQB NEB टाइम्स ऑफ B। तो तुम क्या देख रहे हो? अगर हम इसको कांस्टेंट कर दें, और हम इसको कांस्टेंट कर दें, मतलब अगर हम इस चीज को कांस्टेंट करें, हम करंट सेम रखें, मटेरियल सेम रखें, हम करंट सेम रखें, मटेरियल सेम रखें, तो मटेरियल सेम तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम भी सेम, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सेम है ही, और इसकी थिकनेस भी हम रखें सेम। सिर्फ हम किसको चेंज करें? मैग्नेटिक फील्ड को। तो हम क्या पा रहे हैं? जब मैग्नेटिक फील्ड 0 तो VH 0। जब मैग्नेटिक फील्ड B देंगे, जब मैग्नेटिक फील्ड कितना देंगे? B 1 टेस्ला। अगर मान लो हमने इसको दिया 1 टेस्ला, और ये हमारा वोल्टेज का डिफ्लेक्शन शो कर दिया सपोज 2 वोल्ट। 2 वोल्ट मतलब निडल कहीं तक घूम गया। जब हमने इसको 1 टेस्ला दिया, नोन वैल्यू, ये 2 वोल्ट घूम गया। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं बिकॉज VH इज प्रोपोर्शनल टू B, तो इसको अगर 100 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ये भी 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अगर ये फैक्टर कांस्टेंट रहे, हम सेम करंट पास कर रहे हैं, सिर्फ किसको चेंज करें? मैग्नेटिक फील्ड को। और मेजर किसको करें? वोल्टमीटर का रीडिंग। हम मैग्नेटिक फील्ड को 1 बाय 1 वेरी करें और इसका रीडिंग चेंज करें। तो हम क्या कह सकते हैं? अगर हम किसी नॉन वैल्यू 1 टेस्ला के लिए इसका डिफ्लेक्शन निकाल लें, और हम किसी नॉन वैल्यू 1 टेस्ला के लिए डिफ्लेक्शन निकाल लें, तो हम कह सकते हैं यूनिटरी मेथड से इस वोल्ट पे इतना, इस मैग्नेटिक फील्ड पे इतना डिफ्लेक्शन, इस मैग्नेटिक फील्ड पे इतना डिफ्लेक्शन, सो यूनिट मैग्नेटिक फील्ड पे इतना डिफ्लेक्शन, सो दिस मैग्नेटिक फील्ड पे इतना डिफ्लेक्शन होगा। या ये कह सकते हैं इस डिफ्लेक्शन के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड बाय दिस, सो एक अननोन, एक पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन के लिए कितना फील्ड होगा, नहीं निकाल सकते हैं। हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, जो हमको स्ट्रेट लाइन मोशन देता है। क्या? VH मतलब क्या है? बेसिकली वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन है। VH मतलब है तो वोल्टेज, लेकिन वोल्ट मीटर में वो क्या होता है? एज ए डिफ्लेक्शन होता है, बिकॉज वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल टू VH होता है। तो डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल टू B है, तो ग्राफ क्या बनेगा? इस तरह से बनेगा। तो तुमने अगर एक पर्टिकुलर नॉन B के लिए, अगर तुमने एक पर्टिकुलर नॉन B के लिए तुमने देखा कि जब तुमने 1 टेस्ला दिया तो 10 डिग्री घूम गया, जब तुमने 1 टेस्ला दिया फील्ड तो ये 10 डिग्री घूम रहा था 1 टेस्ला के लिए। अब ये एक अननोन मैग्नेटिक फील्ड है, अब ये एक अननोन मैग्नेटिक फील्ड है, और ये 10 डिग्री की जगह 1 डिग्री घूम रहा है। इसका मतलब वो अननोन मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला का 1/10 है, 1 टेस्ला का 1/10 है, 0.1 टेस्ला है। तो वो तुमको क्या करना है? खाली उसके ऊपर एक कन्वर्जन फैक्टर कर देना है। तुमको उसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, गैल्वेनोमीटर या एमीटर के ऊपर एक कन्वर्जन फैक्टर कर देना है कि ईच डिफ्लेक्शन, क्योंकि 10 डिफ्लेक्शन हो रहा है, 1 टेस्ला देने पे 10 डिफ्लेक्शन हो रहा है, तुमको खाली वहां पे लिख देना है ईच डिफ्लेक्शन कोरिस्पॉन्ड्स टू 0.1 टेस्ला। ईच डिफ्लेक्शन कोरिस्पॉन्ड्स टू 0.1 टेस्ला। वो बन गया टेस्ला मीटर, वो बन गया टेस्ला मीटर, क्योंकि इनडायरेक्टली वो वोल्टेज तुमको इसका दे रहा है, रेशियो दे रहा है। एक नोन का ले लो डिफ्लेक्शन, फिर सारे अननोन निकाल सकते हो अगर स्ट्रेट लाइन फंक्शन में होता है तो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेस्ला मीटर। इसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ला मीटर। ठीक है, हम इसको क्रिएट कर सकते हैं।
ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट? अब देखो, अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होगा तो मोशन कैसा होगा? अभी तक हमने क्या किया था कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज का मोशन लिया था। अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में डाल दोगे तो क्या होगा? ठीक है, सो हम क्या जो है कह रहे हैं, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इफ both electric field and magnetic field are present। ठीक है, फॉर्मूला तो ये होता है F net इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। तो वेक्टर सब में लोगे तो क्यू आ जाएगा कॉमन, हो जाएगा नेट फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। इसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। जो क्या बोलते हैं? लॉरेंज फोर्स। ठीक है, तो इसमें केस क्या क्या होता है देखो। केस 1, जो सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन अगर तुमको पूछा जा सकता है या कभी भी, हालांकि हम लोग इसमें रेडीमेड यूज करेंगे, v को मानोगे वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी को क्या मानोगे? वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप, वी जेड के कैप। ठीक है, याद रखना इस केस में जब भी इस टाइप का मोशन हो, वर्क इज ओनली डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क नहीं करता है कभी। इसीलिए जो डेल्टा डब्ल्यू या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट इज इक्वल टू QE डॉट, QE फोर्स क्या है? QE डॉट डिस्प्लेसमेंट, QE डॉट डिस्प्लेसमेंट। अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो QE डॉट डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, या उसको ये भी लिख सकते हो QE इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ E, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ E, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ E। यानी कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड x डायरेक्शन में है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड x डायरेक्शन में है, प्लस चार्ज है, तो फोर्स कितना हो गया? प्लस क्यू नॉट, क्यू ई नॉट प्लस क्यू ई। किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। अगर पार्टिकल 0 0 से चल के x y z पहुंच गया, पार्टिकल 0 0 से x y z पहुंच गया, समझो अगर कोई पार्टिकल, अगर ये क्यू ई नॉट आई कैप है, अगर फील्ड x डायरेक्शन में है और पार्टिकल 0 0 से ओरिजिन से x, y, z पहुंच गया, तो वर्क डन में सिर्फ लोगे दिस इंटू एक्स बस। क्योंकि फील्ड किस डायरेक्शन में था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड x डायरेक्शन में था। तो जब इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे किसके साथ? x आई कैप प्लस y j कैप प्लस z के कैप, तो y और z मैटर ही नहीं करता है, y और z मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में सिर्फ वर्क, जो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन का जो है उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मैटर करता है, बाकी किसी का मैटर नहीं करता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वही वर्क डन करेगा, बाकी से कोई मतलब नहीं है। वाई उसके परपेंडिकुलर कितना मूव किया, फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कितना मूव किया, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका वर्क डन 0 आता है। ये शॉर्टकट होता है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो दिखते हैं बट बनते बड़े आराम से। तो याद रखना इन द डायरेक्शन ऑफ ई, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ ई। केस 1 क्या है? E पैरेलल टू B एंड चार्ज इज लेफ्ट फ्रॉम रेस्ट, चार्ज इज लेफ्ट फ्रॉम रेस्ट। तो क्या होगा? तो ये मान लो E है, यही मान लो B भी है, दोनों ये, और तुमने यहां से एक चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया रिस्ट पे, चार्ज Q मास है, इसको तुमने रिस्ट पे से छोड़ दिया, तो क्या होगा बताओ? ये स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, क्योंकि जब ये स्टार्टिंग में रिस्ट पे था तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स 0, Q V क्रॉस भी 0,
जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो था तो फोर्स जीरो। ये एक्सिलरेट करेगा इधर, स्टार्टिंग में इसकी एक्सिलरेशन क्या होगी बताओ, क्यू ई बाई एम। जैसे ही यहां पहुंचेगा इसको एक वेलोसिटी मिल जाएगी, बट अभी भी इसकी वेलोसिटी बी के तो पैरेलल है, तो बी कभी फोर्स लगाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, एफ बी इज जीरो, फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज व्हाट, क्यू ई। ट्रैजेक्टरी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, इट मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन विथ एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन के साथ चलेगा, इसकी एक्सेलरेशन होगी क्यू ई बाई एम। एक्सेलरेशन कितनी हुई, क्यू ई बाई एम। अगर तुमसे पूछा जाएगा किसी टाइम टी के बाद इसकी स्पीड निकालो, तो किसी टाइम टी बाद स्पीड हो जाएगी क्यू ई बाई एम इंटू टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और अगर पूछेगा किसी डिस्टेंस के बाद निकालो तो क्या हो जाएगा, वी एज एक्स का होल स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax। ये इसका स्पीड होगा विथ टाइम, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2ax। तुम इसकी काइनेटिक अगर निकालना चाहते हो, काइनेटिक एनर्जी, तो क्या होगा, क्यू ई फोर्स है और डिस्टेंस x है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से निकालोगे डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा के। यहां से यहां जब पहुंचा तो लिखोगे क्यू ई, फोर्स कितनी है क्यू ई, इसका तो फोर्स नहीं है, क्यू ई इंटू एक्स, अरे एक्स डिस्टेंस चला यहां से यहां तक, एक्स डिस्टेंस चला, क्यू ई इंटू एक्स, टोटल वर्क डन इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो। तो वो भी यही आएगा, वो भी यही आएगा। ठीक है, पहला है ई इज पैरेलल टू बी, और तुमने क्या किया, इसको रेस्ट पे से छोड़ दिया। और तुम रेस्ट पे से नहीं छोड़ते, तुम इसको इधर करके एक स्पीड दे देते इसी के डायरेक्शन में, तो भी इसका ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट लाइन ही होता, तो भी इसका ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट लाइन ही होता। क्यों, क्योंकि स्पीड ऑलवेज बी के डायरेक्शन में, तो बी कोई फोर्स नहीं लगाता। फर्क ये पड़ता कि यहां पर इनिशियल स्पीड क्या लेते, यू, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये होता वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, और ये होता दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक, कोई डाउट, कोई डाउट। पहला केस E पैरेलल टू B and charge left from rest or projected along the field, इस केसेस में ट्राजेक्टरी स्ट्रेट लाइन होगा, ट्राजेक्टरी स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, दूसरा केस, E इज परपेंडिकुलर टू V, E इज परपेंडिकुलर टू B। अगर E और B आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा, और हम जानते हैं क्वेश्चन ये 2, इफ E इज परपेंडिकुलर टू B, E इस डायरेक्शन में है, नहीं, ये B है, तुमने यहां से एक पार्टिकल को ऐसे एक स्पीड दे दिया, क्या दे दिया, स्पीड दे दिया, चार्ज Q, मास M, वेलोसिटी V, और यहां से तुमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे ऑन कर दिया। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है। तो हम चाहते हैं कि इस पे फोर्स कैंसिल हो जाए, हम चाहते हैं इस पे फोर्स कैंसिल हो जाए, हम चाहते हैं नेट फोर्स इज जीरो, ये स्ट्रेट लाइन पे चले, यूनिफॉर्म मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो चल सकता है क्या, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, नीचे की तरफ फोर्स होगा QE, नीचे की तरफ फोर्स होगा QE, इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो नीचे की तरफ फोर्स होगा QE, ऊपर की तरफ QV क्रॉस B, QV क्रॉस B, ऊपर की तरफ होगा QVB। तो अगर ये दोनों बैलेंस कर जाए, कट जाए, अगर दोनों कैंसिल कर जाए तो V कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ V कितना हो जाएगा बताओ, E बाई B।
अगर E बाई बी हो, अगर वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हो, तो हो सकता है ये स्ट्रेट लाइन में चला जाए। हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो, बट जरूरी है कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो, तो उस केस में ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये हम देख चुके हैं वेलोसिटी सिलेक्टर के केस में। वेलोसिटी सिलेक्टर में यही होता था। अब ये बताओ, अगर ये B इस तरह से जो था, अगर ये B इस तरह से जो था, एक B तो इस तरह से था, ये B, हम अगर एक यहां इसको और कंपोनेंट दे दें इधर B डैश, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? यानी अभी हमने B दिया था इस डायरेक्शन में, अब हम क्या कर रहे हैं, इस B को तो रखे ही हैं, हम एक यहां भी दे रहे हैं। यानी इस B का दो कंपोनेंट है, एक इन साइड है और एक इस साइड है। अब बताओ, अब क्या फोर्स बदलेगा? मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स तो वही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज किए नहीं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो वही रहेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स तो वही रहेगा। क्या मैग्नेटिक फोर्स बदलेगा? वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इस वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ कितना होगा? 0। इस वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट बी डैश के साथ कितना होगा? 0 होगा। सुनाई दे रहा है कि नहीं? यस सर। इस बी डैश का क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ आएगा 0, यस सर। और इस बी का क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ वही आएगा, यानी अभी भी चीज वही रहेगा। इसका मतलब समझो, ये मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड है। अगर पूछा जाए फील्ड कितना देना है कि 0 हो जाए, तो इनफाइनाइट फील्ड निकल सकता है। समझो इस बात को, हम बताना चाह रहे हैं। मान लो ये एक्स डायरेक्शन इमेजिन करो, मान लो कि ये माइनस वाई डायरेक्शन है, चलो जैसा लेते हैं। मान लो ये वाई डायरेक्शन है, या एक, हाँ चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई है, तो ये हो जाएगा जेड डायरेक्शन। ये क्या हो जाएगा? इनसाइड क्या हो जाएगा? माइनस जेड डायरेक्शन। समझ रहे हो ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं? समझो इसको। यस सर। हम जो बोलना चाह रहे हैं समझो इसको। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर एक चार्ज ऐसे है Q, जिसकी वेलोसिटी है v, इधर तुमने वेलोसिटी दे दिया है, अगर हम फील्ड ऐसे ऑन करेंगे B, तो फोर्स लगेगा क्यू वी क्रॉस बी बाहर की तरफ, इसके ऊपर फोर्स लगेगा क्यू वी क्रॉस बी बाहर की तरफ, ठीक है ना? क्यू वी क्रॉस बी बाहर की तरफ। लेकिन अगर हम इसको फील्ड इसको रखें सेम, एक और फील्ड यहां दे दें, अगर एक और फील्ड यहां दे दें बी पैरेलल, यानी नेट फील्ड ये कर दें, अभी भी इस कंपोनेंट को वही रखें, इसको कर दें बी, तो याद रखना वी क्यू वी क्रॉस बी परपेंडिकुलर, क्यू वी क्रॉस बी परपेंडिकुलर इज सेम एज क्यू वी क्रॉस बी। क्यों? हम इस बी को क्या लिख देंगे? इस बी को लिख देंगे हम बी परपेंडिकुलर प्लस बी पैरेलल लिख देंगे ना। एक बार हमने सिर्फ ये फील्ड दिया, एक बार हमने सिर्फ ये फील्ड दिया, तो हो गया क्यू वी क्रॉस बी परपेंडिकुलर, और एक बार हमने ये फील्ड दिया, यानी क्यू वी क्रॉस बी पैरेलल वेक्टर प्लस बी पैरेलल वेक्टर। इन दोनों में क्या ये दोनों इक्वल है? क्या दोनों इक्वल है? क्योंकि इसका क्रॉस प्रोडक्ट के साथ 0 आ रहा है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट वेलोसिटी का बी पैरेलल के साथ 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम आ रहा है। यस सर। अगर तुमसे हम पूछते हैं कि अगर यहां पे क्यू है, इसको बैलेंस करना है, तो ये तो चाहिए, ये तुम कुछ भी दे सकते हो। लेकिन अगर तुमसे ये पूछा गया है फाइंड द फील्ड नीडेड टू मेक द नेट फोर्स 0, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, तुमको चार्ज वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, चार्ज वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना दें कि नेट फोर्स 0 हो जाए, तो इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है। ये तुम कुछ भी ले लो, ये कंपोनेंट कुछ भी ले लो, 10 टेस्ला 12 टेस्ला 30 टेस्ला, ये फैमिली ऑफ सॉल्यूशन देगा। लेकिन अगर पूछा मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड, तो एक वैल्यू आएगा, ये है मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड,
नॉट द ओनली मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हम इस फील्ड पे भी इस कंपोनेंट, ये कंपोनेंट इतना चाहिए, ये कंपोनेंट दो तो भी ठीक, ना दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये यूनिक वैल्यू नहीं देता है। ठीक है, ये दूसरा केस था। ये क्या था? दूसरा केस था। हम तीसरा केस ले रहे हैं। और जो चौथा केस है उसके लिए तुमको रोलिंग मोशन आना चाहिए। क्या चीज? रोलिंग मोशन आना चाहिए। रोटेशन में जब बॉडी रोल करता है वो साइक्लॉइड पाथ पे चलता है, वो कैसा होता है? वो आता है तो 1 सेकंड का काम है, और वो तुमको नहीं आता है। ठीक, वो हम जानते हैं तुमको वो नहीं आता है, इसीलिए हमको उसमें थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो, दूसरा ये है, तीसरा केस है, इफ E is parallel to B and E is parallel to B and particle is projected perpendicular to both, इस केस में तुम्हारा एक हेलिकल पाथ आता है स्प्रिंग जैसा, लेकिन उसका पिच इंक्रीज करता है। ये होता है हेलिकल पाथ विथ इंक्रीजिंग पिच, हेलिकल पाथ विथ इंक्रीजिंग पिच। हेलिकल पाथ विथ इंक्रीजिंग पिच का मतलब क्या है? हेलिकल पाथ विथ इंक्रीजिंग पिच का मतलब क्या है? देखो, मान लेते हैं हमारा इस तरह से है, मान लेते हैं ये हमारा एक्सिस है, इस तरह से और इस तरह से। सपोज दिस इज एक्स, दिस इज जेड, और इनसाइड जो है वाई एक्सिस है, समझ रहे हो ना? एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई प्लेन है और वाई इनसाइड है। एक्स को वाई की तरफ घुमाओगे तो जेड में जाओगे, एक्स को वाई की तरफ घुमाओगे तो जेड। अब तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास जो फील्ड दिया हो इस तरह से, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है यूनिफॉर्म, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। कौन से डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इनसाइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो है इनसाइड है। ठीक है, और अब तुम क्या कर रहे हो? यहां से इन दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर तुम एक पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हो, जिस पार्टिकल की चार्ज है Q, वेलोसिटी है V, मास है m। तो क्या होगा पहले ये समझो। बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता तो क्या होता? अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो क्या होता? अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अगर होता तो Q V क्रॉस B इसके ऊपर लगता और ये सर्कुलर मोशन पे घूम जाता। घूमता कि नहीं? Q V क्रॉस B ये एक सर्कुलर मोशन पे घूम जाता। अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता, ये एक सर्कुलर मोशन में घूम जाता, जिसकी रेडियस होती mv/qb, mv/qb। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिए हैं, बाद में इसको करेंगे स्विच ऑन, अभी इसको घूमने दो, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कर दो। ओमेगा हो जाएगा qb/m। इसकी ये स्पीड कांस्टेंट रहती, v कंजर्व रहती, स्पीड कांस्टेंट रहती है ना। और किसी टाइम t में ये अगर थीटा एंगल घूम चुका है, और किसी टाइम t में ये एंगल थीटा घूम चुका है, तो थीटा क्या होता? थीटा होता ओमेगा टी, ओमेगा इंटू टी। एग्रीड? यस सर। तुम इसका पोजीशन वेक्टर लिखते या तुम इसका वेलोसिटी वेक्टर लिखते तो क्या क्या लिखते? इसमें तुम 2 कंपोनेंट लेते, इस वेलोसिटी का तुम 2 कंपोनेंट लेते। क्या लेते? v का वेक्टर तुम लेते, v का वेक्टर लेते, ये थीटा है, ये थीटा, दिस प्लस ये भी थीटा हो जाता v cos थीटा, जहां तुम थीटा जानते हो कितना है? ओमेगा टी, ओमेगा ये है ओमेगा टी, v cos थीटा आई कैप, सॉरी हाँ आई कैप, प्लस v sin थीटा प्लस v sin थीटा के कैप, v sin थीटा के कैप। तुम यहां पे लिखते, तुम यहां पे क्या लिखते? x को लिखते, क्या लिखते? x को तुम, सॉरी पोजीशन वेक्टर को,
ये जो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर है इसको तुम क्या लिखते, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुम क्या लिखते, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है लिखते तुम आर साइन थीटा, आर साइन थीटा आई कैप प्लस आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के कैप लिखते ना। तुम इसको डिफरेंशिएट करके देखो, ये आएगा, तुम इसको डिफरेंशिएट कर दो, आर कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी, समझ रहे हो ना, आर कॉस थीटा, इसको डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, आर कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी, यानी आर कॉस थीटा ओमेगा। आर ओमेगा कितना है बताओ, आर ओमेगा कितना होता है, वी होता है, आगे में वी कॉस थीटा आई कैप। इसको डिफरेंशिएट करते क्या लिखते, माइनस आर माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, सो आर साइन थीटा ओमेगा, आर साइन थीटा ओमेगा मतलब हो गया आर ओमेगा में वी साइन थीटा के कैप आता ना। इसको सर्कुलर मोशन में घूमने दो। अब क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किधर होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में, और ये सर्कुलर मोशन किस में हो रहा था, एक्स वाई में, समझ रहे हो ना, एक्स जेड में, हाँ एक्स जेड में हो रहा है और ये वाई में हो रहा है। तो अब क्या होगा, ये सर्कुलर मोशन इफेक्टेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब जो तुम फोर्स लगाए हो वो इसके परपेंडिकुलर लगाए हो। अब क्या होगा, इसको एक एक्स्ट्रा एक्सीलरेशन मिलेगा अंदर की तरफ, तो ये सिर्फ घूमेगा नहीं, एक्सीलरेट करेगा, किधर, अंदर की तरफ, ठीक है। दिस इज फर्स्ट मोशन। पहला मोशन क्या था, सर्कुलर मोशन, यू कैन से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन एक्स जेड प्लेन। तुम इसमें इसका ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन भी लिख सकते हो, तुम चाहो तो इस एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को एलिमिनेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आएगा क्या बताओ, एक्स माइनस इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हो जाएगा इस प्लेन में सिर्फ दो कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट r, एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस r होल स्क्वायर, ये r स्क्वायर, ये इसका सर्कुलर मोशन का इक्वेशन है। अब क्या हो रहा है देखो, अब क्या हो रहा है, ये इस एज, ये तुम्हारा जेड एक्सिस है, ये जो लाइन दिख रहा है ये जेड एक्सिस है। पहले ये ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा था, पहले ये यहाँ पे ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा था, इस टाइप से, ये इस टाइप से यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा था। अब क्या, ये अंदर भी चलेगा, अब समझो ये ऐसे करेगा, ऐसे आएगा क्योंकि एक्सीलरेटेड है, दूसरा और दूर जाएगा, तो इसका मोशन अब कुछ इस टाइप से होगा। तुम इस डायरेक्शन से देख रहे हो, ये जब तक एक टर्न लेगा ये हाफ AT स्क्वायर मूव कर जाएगा, जब तक दूसरा टर्न लेगा 3 टाइम्स ऑफ हाफ AT स्क्वायर मूव कर जाएगा। क्यों मूव कर जाएगा, अब इसका जो मोशन होगा ये इस टाइप से होगा, देखो ऐसे तो सर्कुलर मोशन कर ही रहा था, करना चाहिए था, बट अब क्या होगा, जब तक एक से यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, न सिर्फ घूमेगा चलेगा भी, लेकिन अब इसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में हो जाएगा हाफ, इसका एक्सीलरेशन होगा QE/m, और बिकॉज ये एक्सीलरेटेड मोशन है ये इधर स्पीड गेन करता जाएगा, यानी इसकी इस डायरेक्शन में स्पीड जो होगी Vy वो हो जाएगी QE/m इंटू टी, QE/m इंटू टी, V इक्वल टू U प्लस AT जे कैप होगा। ये इसको एक्स्ट्रा वेलोसिटी मिलेगा, इसके साथ जोड़ दो, ये वेलोसिटी तो वही रहेगा जो पहले था, इसमें थर्ड कंपोनेंट चलाएगा, कितना, QE/m इंटू टी जे कैप, ये होगा नेट वेलोसिटी। I कंपोनेंट, K कंपोनेंट ड्यू टू सर्कुलर मोशन, और J कंपोनेंट V इक्वल टू U प्लस AT, क्योंकि इनिशियल स्पीड तुमने 0 दिया था, इनिशियल स्पीड तुमने Y डायरेक्शन में 0 दिया था, तो ये इसका नेट स्पीड होगा। किसी डिस्टेंस के साथ, किसी डिस्टेंस पे जाने के बाद इसका स्पीड क्या होगा वो भी निकाल सकते हैं। हम जानना चाहते हैं इसकी y कोऑर्डिनेट क्या होगी, y कोऑर्डिनेट हो जाएगी हाफ QE/m इंटू टी स्क्वायर जे कैप, ये इसकी y कोऑर्डिनेट यहां डाल दो, ये पता है x कोऑर्डिनेट,
ये पता है जेड कोऑर्डिनेट, ये एक और एक्स कोऑर्डिनेट भी, वाई कोऑर्डिनेट भी चलाएगा। तो अब क्या होगा, ये सिर्फ घूमेगा नहीं, चलेगा भी, एक्सेलरेट। अब समझो, इसको सर्किल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 2 पाई m बाई क्यू बी। इसको एक सर्किल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 2 पाई m बाई क्यू बी। तो ये यहां से चलना स्टार्ट किया, ऐसे घूमा, जब तक घूमा, पहले जो यूनिफॉर्म पिच था उसमें स्पीड कांस्टेंट होती थी v पैरेलल, अभी क्या है, एक्सेलरेटेड है। जब तक एक टर्न घूमेगा ये हाफ ए टी स्क्वायर मूव कर जाएगा। जब दूसरा टर्न घूमेगा 1 सेकेंड में ये हाफ ए इंटू 1 स्क्वायर मूव करेगा। पहली बार जब सर्किल कंप्लीट करेगा ये एक्स एक्सिस को टच करेगा दोबारा, सॉरी वाई को टच करेगा, वाई तो भीतर है, यहां से जब तक ये चलेगा इसको टच करेगा। कितने दूरी पे टच करेगा, जितने टाइम में इसने सर्किल कंप्लीट किया उतने टाइम में ये वाई में कितना चला, हाफ एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन इंटू टी स्क्वायर। जब दूसरा सर्किल कंप्लीट करेगा तो स्पीड गेन कर चुका होगा और दूर जाके टच करेगा, तो ये स्प्रिंग बनेगा जिसका पहला और दूसरा, पहला टर्न जितनी दूरी पे टच करेगा दूसरा उससे ज्यादा दूर पे टच करेगा। हम ये कह सकते हैं फर्स्ट टाइम इट टचेस y एक्सिस अगेन एट y इज इक्वल टू हाफ ए मतलब हो गया क्यू ई बाई एम, हाफ ए टी स्क्वायर मीन्स दिस टी स्क्वायर, इतने दूर पे। दूसरी बार टच करेगा कब, जब ये 2t का होल स्क्वायर होगा। अब समझो 2t का होल स्क्वायर मतलब क्या, पहली बार जब यहाँ t स्क्वायर दिए और दूसरी बार 2t का होल स्क्वायर दिए, तो पहली बार जहां टच करेगा दूसरी बार उससे 3 गुना ज्यादा टाइम पे टच करेगा। पहली बार अगर 1 मीटर पे टच करेगा, सेकेंड बार 4 मीटर पे करेगा टच। क्यों, एक्सीलरेटेड मोशन है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं चल रहा है। पहली बार टी टाइम में जब एक सर्किल कंप्लीट किया टी टाइम, दूसरी बार सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, पहली बार ये टच करेगा यहां पे, दूसरी बार खूब दूर, तीसरी बार और दूर, क्योंकि पहली बार इसको 0 से t टाइम मिला एक साइकिल में, दूसरी बार t से 2t टाइम मिलेगा। तो पहली बार जब 0 से t जाएगा, फिर 0 से 2t लोगे ये 4 गुना हो जाएगा, जब 0 से 3t लोगे ये 9 गुना हो जाएगा। यानी पहली बार जब ये टच करेगा अगर x पे, दूसरी बार 3x पे, तीसरी बार 5x पे। ये नॉन यूनिफॉर्म पिच होता है। ये क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म पिच होता है। सुनाई दे रहा है कि नहीं, कोई कुछ बोलो, मुझे कुछ तुम्हारी आवाज सुनाई दे। नहीं, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा है, म्यूट हो गया है। ठीक है, देखो इसका जो चौथा केस है, इसका जो चौथा केस है जिसमें कि वो बनता है, इसका चौथा केस जो है जहां पे कि ये एक साइक्लॉइड पे घूमता है, जिसमें कि जो फोर्थ केस है जिसमें कि क्या होता है, ये एक साइक्लॉइड पे चलता है, वो रोलिंग मोशन से रिलेटेड है। वो हम बताएंगे अगले सैटरडे को जब हम पूरा मैग्नेटिज्म खत्म कर देंगे तब। ठीक है, तो अभी के लिए ये चीज है। इसका अगर हम देखें, ये तुम्हारे नोट्स में है, ये सब नोट्स में है, ये ऐसे घूमता है। तो 2 मोशन का सुपर इम्पोजिशन है, ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन एक्स जेड प्लेन and a uniformly accelerated motion in the y direction। इसीलिए किसी टाइम पर अगर इसकी तुम स्पीड निकालोगे तो क्या होगा, इस प्लेन में तो स्पीड कांस्टेंट थी, बताओ किसी टाइम t में इस प्लेन में तो इसकी स्पीड कांस्टेंट थी, यहां लो चाहे यहां लो चाहे यहां लो, जो तुमने यहां v दिया वो कांस्टेंट है, ये स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी सर्कुलर मोशन में। बट इसके अंदर जो इसने स्पीड गेन की, देखो ये स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी सर्कुलर मोशन में, बट इसके अंदर जो इसने स्पीड गेन की ये तो गेन करेगा क्योंकि एक्सीलरेशन है। कितना गेन करेगा, किसी टाइम टी में, ये स्पीड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू ई बाई एम इंटू टी। तो नेट स्पीड क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर v स्क्वायर जो दिया था प्लस v स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर,
क्या चीज, क्यू ई बाय एम इंटू। तो यानी कि इसकी नेट स्पीड जो होगी ना वी नेट, वो आएगी अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर जो दिया था प्लस क्यू ई बाय एम इंटू टी का होल स्क्वायर। क्योंकि ये वेलोसिटी एक्स वाई प्लेन में जो वेलोसिटी है एक्स जेड प्लेन में, और जो जेड डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो नेट वेलोसिटी ये होगा। और अगर तुम जानना चाहो तो वी में नेट किसके टर्म में, वी नेट किसके टर्म में तुम चाहते हो जानना, तुम जानना चाहते हो व्हाट द वी नेट इन टर्म्स ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। ये अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as 2 इंटू क्यू ई बाय एम इंटू वाई कोऑर्डिनेट। क्यों? क्योंकि अगर तुम इसमें क्या लगाओगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, और तुम यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो क्या लिखोगे, व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के। वर्क डन क्या होगा, अगर ये 0 0 0 से, अगर इसकी कोऑर्डिनेट क्या है x, y, z, अगर इसकी कोऑर्डिनेट है x, y, z, तो वर्क डन होगा क्यू ई इंटू वाई बस। अगर ये 0 0 0 से ओरिजिन से किसी कोऑर्डिनेट x, y, z तक पहुंच गया, तो इस पे जो नेट वर्क डन होगा वो सिर्फ होगा क्यू ई इंटू ई किस डायरेक्शन में था, y डायरेक्शन में। तो y में ये कितना चला, y में कितना चला 0 से y, तो ये हो गया टोटल वर्क डन, दैट इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ m इंटू वी स्क्वायर। यही निकलेगा जो यहां निकला है, यही निकलेगा जो यहां निकला है, करके देख लेना। वी नेट वही आएगा, वी फाइनल वही आएगा जो यहां निकला है। चलो देख लेना, वो फोर्थ केस हम लास्ट में बताएंगे। हम मंडे को स्टार्ट करेंगे बायट-सवर्ट लॉ, ठीक, अगले सैटरडे तक मैग्नेटिज्म खत्म कर देंगे।